नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनावों से पहले ही राज्य की भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में महापौर और अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाएगा। इसे लेकर सूबे में सियासी घमासान भी मच गया है। कांग्रेस का कहना है कि जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चयन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है तो महापौर में क्यों आपत्ति है। वहीं सरकार का कहना है कि कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए नियमों में बदलाव किया था, जिसे फिर से वापस पलटा गया है। देखिए रिपोर्ट। साल 2019 की कांग्रेस सरकार में महापौर और अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता के बजाय पार्षदों के माध्यम से कराया गया था, जिसका विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने तीव्र विरोध किया था। वहीं अब साय सरकार ने वापस अधिनियम में संशोधन कर राज्य गठन की पहले से चली आ रही व्यवस्था को ही लागू कर दिया है। महापौर और अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव के निर्णय पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि 15 साल तक प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था, पिछली सरकार ने बदलकर इनडायरेक्ट कर दिया था। पिछली सरकार के निर्णय को बदलकर अब चुनाव सीधे तौर पर कर दिए गए हैं। नगरीय निकाय के मतदाताओं को अब सीधे तौर पर महापौर और अध्यक्ष चुनने का मौका मिलेगा। सरकार पिछली सरकार के निर्णय को बदलते हुए फिर से उसको सीधे कर दिए हैं और निश्चित रूप से इससे हमारे जो नगरीय क्षेत्र के मतदाता हैं उनको सीधे अपना महापौर, अपना नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत का अध्यक्ष चुनने का अवसर मिलेगा। कांग्रेस का कहना है कि संविधान में देश के प्रधानमंत्री का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से सांसदों के माध्यम से होता है। मुख्यमंत्री का चुनाव भी अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक करते हैं। भाजपा को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन महापौर और अध्यक्षों का चयन बीजेपी पार्षदों के माध्यम से नहीं करवाना चाहती है। उसे भारत के संविधान की संसदीय और विधान मंडलों के चुनाव की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू का कहना है कि प्रत्यक्ष चुनाव के निर्णय से स्पष्ट होता है कि बीजेपी घबराई हुई है। एक साल में बीजेपी सरकार शहरी क्षेत्रों में कुछ नहीं कर पाई। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। जो व्यवस्था दी थी कि पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष महापौर का चुनाव होगा, और आज यदि इसे बदल कर प्रत्यक्ष पद्धति से कर रहे हैं तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि सरकार डर रही है। उस पुरानी पद्धति से चुनाव कराने पर उनको जनादेश नहीं मिल पाएगा। उधर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य में 1999 के पूर्व नगर पालिक निगमों में महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होता था, मगर तत्कालीन सरकार द्वारा नगरीय निकायों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया था, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में 12 दिसंबर 2019 को किया गया था। हमारी सरकार ने अब वापस प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का निर्णय लिया है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। हमें कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जनता के अधिकार को जो छीना था, अपना महापौर, अपना अध्यक्ष चुनने का, वो हमने जनता को फिर से वापस किया है। जनता को मजबूत किया है कि जनता अपना महापौर चुने। बहरहाल कैबिनेट में फैसले के बाद अब महापौर और अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता करेगी। अब देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावों के बीच नगरीय निकाय चुनाव में जनता किसके फैसले को सही ठहराती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशोक बजाज जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, गंगेश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता अशोक बजाज जी से कर लेते हैं। अशोक जी, जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चयन अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो सकता है तो महापौर में क्या आपत्ति है? अशोक जी। देखिए भाई साहब, कांग्रेस ने दुर्भावना पूर्वक 2019 में इस प्रक्रिया को बदल दिया था, लेकिन हमारी 2023 में सरकार आई। मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके जी जितने भी यहाँ पर प्रवक्ता विराजमान है सबको और साथ ही पूरे दर्शकों श्रोताओं को
सुशासन के 1 साल पूरे होने पर बधाई देता हूँ कि 1 साल पहले आज ही के दिन निर्वाचन की प्रक्रिया अंतिम दौर में थी और इसमें भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सफलता मिली और 1 साल होने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगरीय निकाय और अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता द्वारा चुने जाने का फिर से निर्णय किया है। ये बहुत ही स्वागत योग्य है। जहां तक कांग्रेस जो है जिस तरह से संविधान की दुहाई दे रही है जी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, विधायकों द्वारा, सांसदों द्वारा होते हैं, तो मैं उन लोग बता दूं कि ये पूरी तरह से संविधान में ही ये प्रावधान है कि नगरीय निकाय राज्य का विषय है और राज्यों को तय करना है कि चुनाव की प्रक्रिया कैसी होगी। तो राज्य ने तय किया है, राज्य के मंत्रिमंडल ने तय किया है, विष्णुजन सरकार ने तय किया है, जनता की मांग पर और जनमत के आधार पर यह फैसला किया है कि आने वाला जो चुनाव है अध्यक्ष और महापौर का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा और इसका सर्वत्र जनता, प्रदेश की जनता स्वागत कर रही है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, सराहनीय कदम है। जी बिल्कुल बजाज जी, ये तो जनता बताएगी कि कितना स्वागत योग्य है, जनता को कितना फायदा मिलेगा। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है। धनंजय जी, बीजेपी कह रही कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है, आपने अपने फायदों के लिए नियम बदले थे, उन नियमों को बीजेपी ने बदला है। देखिए अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं और बताना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आता। अभी अशोक बजाज जी कह रहे थे कि संविधान में ये व्यवस्था है कि राज्य सरकार नगरीय निकाय के चुनाव को कैसे कराना चाहती है उसके लिए वो जिम्मेदार है। मतलब इनका बस चले तो ये चुनाव भी ना कराए, अपने किसी संघ के या किसी अन्य नेता को भी ये महापौर बना सकते हैं, क्योंकि ये सरकार में अशोक जी का धनंजय जी कहना है कि नगरीय निकाय राज्य का विषय है, गलाए घोट सकते हैं, व्यवस्थाओं के खत्म कर सकते हैं, है ना, ये सारे चीज हैं क्योंकि ये सरकार में है और जनता ने इनको चुना है। जब जनता विधायक चुनती है और वही विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं, जनता जब लोकसभा के सांसद चुनती है और वही सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो जनता जब पार्षद चुनती है तो उसी पार्षद को महापौर चुनने के अधिकार से क्यों वंचित किया है? पहली बात, क्योंकि ये डरे हुए लोग हैं, क्योंकि भाजपा लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है, व्यवस्थाओं के खिलाफ जाना चाहती है। अभी इन्होंने कहा ना, अहंकार पूर्वक शब्द थे कि संविधान में व्यवस्था है कि राज्य सरकार निर्णय करेगी, अगर ये नहीं चाहेंगे तो चुनाव भी नहीं करवाएंगे, किसी संघी को महापौर बना के बैठा सकते हैं। अरे पूरी व्यवस्था है। पहले क्या होता था, पहले की विषय को छोड़ दीजिए, अब कांग्रेस ने जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने का काम किया तो ये लोकतंत्र के खिलाफ क्यों गए, क्यों डर रहे चुनाव में जाने के? क्योंकि पता है कि जितने वादे नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भाजपा ने किया, इन 12 महीनों में उस वादों में 12 इंच भी किए हैं। ये पार्षद के जो उम्मीदवार हैं उनकी बहुत करारी हार होने जा रही है, सब वहां से बहुमत मिलेगा। ऐसे में अति चाहते हैं ये जनता तो पार्षद चुनती है और जब पार्षद चुनकर निगम में भेज रही है और महापौर ही सर्वत्र हो जाएगा, सर्वोपरि हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, तो उस पार्षद का क्या काम वहां पर होगा? आप देखें ना केंद्र में क्या स्थिति है, नरेंद्र मोदी जी के नीचे क्या किसी अन्य सांसदों के चलती है, जबकि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वहां पहुंचे हुए हैं। तो ये तो लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष चुनाव करा ले, अप्रत्यक्ष चुनाव करा ले, हम चुनाव में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को वहां मुंह की खानी पड़ेगी, ये जनता समझ चुकी है। धनंजय जी हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी, जिस तरीके से देखा जाए कांग्रेस आरोप लगा रही है, बीजेपी उसमें जनता के फायदे गिना रही है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराए थे, अब बीजेपी उसे प्रत्यक्ष तरीके से करा रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, दोनों सिस्टम को अपना अलग रखना है। कारपोरेटर्स के अलावा मेयर को अलग से चुनने के पीछे पहले व्यवस्था बनी, राज्य बनने के बाद, राज्य बनने के पहले जो था इसी तरह से चुनाव होते थे। कांग्रेस के जब सरकार आई 2019 में, तो उन्होंने उस व्यवस्था को बहाल किया कि कारपोरेटर्स का मतलब पार्षद दल का जो नेता है वो ही मेयर बनेगा। तो
मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दोनों में जो मेयर बना और जो पार्षद दल उनके साथ रहा, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा व्यवस्था में अंतर कहीं दिखाई नहीं दिया। हाँ, उसमें एक आसानी जरूर रही कि कहना चाहिए कि कांग्रेस शासन काल में ऐसे लोग सिलेक्ट हो पाए जो सत्ता के ज़्यादा करीब थे। कई जगह पे ऐसे, जो खासतौर पर रायपुर में कई और दावेदार थे, कई सीनियर लोग थे, लेकिन जहाँ ढेबर को बनाया गया मेयर, इस तरह की चीज़ें उस समय भी भाजपा ने आपत्ति की थी। तो मुझे लगता है कि दोनों ही व्यवस्था अपनी अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं। और अब भाजपा ने निर्णय लिया कि सारे जो मेयर्स और प्रेसिडेंट होंगे जो नगर पालिका के, वो सारे इलेक्टेड होंगे। वो भी एक अपनी तरह की अच्छी प्रक्रिया है। उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा रेक्टिफाई होकर लोग ऊपर आएंगे। जैसे एक रायपुर नगर निगम का उदाहरण लो तो यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र है, यानी वो 4 विधायक के बराबर उसके अगर लोकप्रियता है तब तो इलेक्ट हो पाएगा, या इलेक्ट हो पाएगा। और अगर नहीं है तो वो इलेक्ट हो पाना कठिन है। तो मुझे लगता है अगर इतना लोकप्रिय व्यक्ति है तो निश्चित रूप से ज़्यादा प्रतिभाशाली होगा। तो ऐसे ही स्थिति बाकी नगरीय निकाय में होगी। मुझे लगता है ये तरीका भी कोई बुरा नहीं है, ये भी तरीका सही है। इसमें कोई, मुझे लगता है कोई ज़्यादा बुराई होगी इसमें। जी बिल्कुल। अशोक बजाज जी हैं, बीजेपी नगरीय निकायों में महापौर के पास उतने अधिक पावर नहीं है जितने कमिश्नर के पास है। सारे जो बड़े डिसीजन कमिश्नर लेता है। नगरीय निकायों में जो अन्य नगर पालिका और नगर पंचायत है, वहां पर भी जो वहां के सीएमओ होते हैं, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, वो लेते हैं। चेक के पावर थे वो भी खत्म हो चुके हैं। तो बहुत ज्यादा उसका असर होने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। अशोक जी हमारे साथ। अशोक जी, कांग्रेस का आरोप है कि संसदीय और विधानमंडलों की चुनाव प्रक्रिया पर क्या बीजेपी को भरोसा नहीं है, जो प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव आप करवा रहे हैं? मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता भाई धनंजय सिंह से पूछना चाहता हूँ कि अगर नहीं, पहले आप अपना जवाब दे दीजिए कि आपको भरोसा है। क्या जवाब देंगे? इनके पास जवाब रहे तो देंगे। चाहता हूँ मतदाता संसदीय और विधानमंडलों की चुनाव प्रक्रिया पर आपको भरोसा है या नहीं है? जवाब दे दीजिए, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। अशोक बजाज जी, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। नरेंद्र मोदी जी को मतदाताओं पर भरोसा नहीं है क्या? संविधान में 73वां और 74वां संशोधन हुआ तो किसने किया? किसकी सरकार के समय हुआ? और उस समय स्वायत्तता दी गई, अधिकार दिए गए, महिलाओं का अधिकार मिला। ये जो महिलाओं को 73वां 74वां संशोधन में महिलाओं को 33% जो नगरीय निकाय है, नगर पंचायत, उसमें अधिकार मिला है। नैतिक दृष्टि से भी सही है और आरक्षित हुआ है। दृष्टि से भी सही है। 33% आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो कोर्ट जाइए, कोर्ट जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इस ढंग से गलत बयानी करके आप संविधान नहीं तो बात तानाशाही चलाइए ना। आप बंदूक लेकर चुनाव करवा लीजिए, आप सत्ता में हैं। कोशिश न करें। आप महापौर का चुनाव क्यों करवाते हैं? सीधा एक लाइन में नियुक्ति कर दीजिए संघ के किसी शाखा से लाकर, क्योंकि आप तो लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं। कि 266 में से और किसी संघी को ले आओ शाखा से उठाकर, क्यों चुनाव करवा रहे हैं जब लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है? तो हुई ताकि सभी बूथों में पिछड़ गई। अब इससे घबरा जाए लोग कि सीधे मतदाता चुनेंगे तो इनका तो कहीं नामो निशान नहीं करेगा। घबराते हम तो चुनाव नहीं जाते, घबरा आप रहे हो। आप प्रत्यक्ष करा रहे हो। आप में साहस होता, क्षमता होता। अगर आपको लगता कि विनोद साय जी ने काम किया है 12 महीने में, तो आप अप्रत्यक्ष चुनाव कराते। आपको पता है विनोद साय जी ने कोई काम ही नहीं किया है, जनता नाराज है और भाजपा की कमर डूबने वाली है। सुन लीजिए, अशोक बजाज जी की बात पूरी होने दीजिए। अशोक जी जवाब दे रहे हैं। व्यवस्था है ये संवैधानिक भी है और नैतिक भी है और जनता की मांग के अनुसार है। अशोक बजाज जी, सवाल ये था, संसदीय और विधानमंडलों की चुनाव प्रक्रिया पर आपको भरोसा है या नहीं है? 73वां 74वां संविधान संशोधन किसके समय में हुआ है? आप सवाल को घुमा रहे हैं अशोक जी, आप सवाल को घुमा रहे हैं। उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिला है, हमने किया है। और उसमें कहीं ये व्यवस्था नहीं है कि तानाशाही चलेगा। अरे भैया, आप पढ़ लो 73वां 74वां संविधान संशोधन, या मैं पढ़ के सुना दूं आपको। भाजपा सरकार ने सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, ग्राम पंचायतों में भी। और कहाँ मिला बताओ तो, एक लेटर दिखा दो मेरे को, कहाँ मिला 50%? कहाँ दिखाओ, किस जगह 50% का ऑर्डर है, दिखाओ।
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 33% महिलाओं को आरक्षण नगरीय निकाय में पूरे देश में कांग्रेस की सरकार ने दिया था, और नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया है ना, वो घोषणा बस है। आप कितना वो घोषणा बस है। सारा देश जानता है संविधान के प्रति आपकी कितनी निष्ठा है, सारा देश जानता अरे है। देश देख रहे हैं ना, तो नरेंद्र मोदी जी संविधान को बचाना चाहते, ना भाजपा की जहां सरकार और संविधान की कदर कर रहे हैं। असल में आरएसएस तो संविधान का विरोधी है, उसके संगठन है भाजपा, क्योंकि उस संविधान को लिखने वाला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जी। इसलिए संघियों के पेट में दर्द होता है धनंजय जी कि एक उच्च शिक्षित व्यक्ति ने जो भारत का संविधान लिखा, जिसने सभी वर्गों को समानता अधिकार दिया, इसलिए संघियों को पीड़ा होती है। संघी तो चाहते पूंजीपति बस इस देश में राज करे, बाकी लोग गुलामी करे, एक गरीब इसलिए संविधान बदलने की बात करते हैं। धनंजय जी सुन लीजिए, जवाब पूरा होने दीजिए। धनंजय जी सुन लीजिए, जवाब पूरा होने दीजिए। आदिवासी नेता आज अगर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बन गया है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। उसको काम करने नहीं दे रहे मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी। धनंजय जी उस विष्णु अशोक साय जी जी रुकना को चाहिए। धनंजय आदिवासी जी का चेहरा बनाकर बीजेपी कह बचा रही दिया गया है, है, धनंजय और जी नरेंद्र मोदी और मोहन सवाल भागवत सुन जी काम लीजिए। करने नहीं दे रहे हैं। सवाल सुन अडानी लीजिए। को भेज के पेड़ कटवा रहे हैं, आदिवासियों पर लाठी चलवा रहे हैं, और साय जी की इमेज खराब कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। धनंजय जी मुद्दा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष चुनाव का है, मुद्दा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव का है। बीजेपी ने कहा कि आपने जो अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराए थे अपने फायदे के लिए कराए थे, क्योंकि आप सरकार में थे, आप सत्ता में थे, आप चाहते थे कि जो महापौर बने वो आपकी पार्टी का बने, इसलिए आपने प्रत्यक्ष तरीके से उस वक्त चुनाव नहीं करवाए थे, जिसे बीजेपी ने अब पलट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतिहास पढ़ना चाहिए। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने लोकतंत्र की स्थापना की इस देश में। अगर उनकी सोच नरेंद्र मोदी जी की तरह या मोहन भागवत जी की तरह डिक्टेटरशिप बोले वाली होती ना, तो ना तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म होता इस देश में। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की हिमायती है, और हमने तो आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म हुआ है देश में वो अगर कांग्रेस की हमारी वजह से सोच हुआ में है। लोकतंत्र नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी इस पृथ्वी लोक पे कहीं नहीं होता। तो ये हम पे आरोप ना लगाएं, जिसने लोकतंत्र का निर्माण किया है, लोगों को अधिकार दिया मत देने का, लोगों को अपने बात रखने का अधिकार दिया, लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। अगर नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र नहीं बनाती तो क्या अशोक बजाज जी भाजपा बनाते, क्योंकि भाजपा नहीं होता। चाइना के अधीन है, आपकी सरकार थी इसलिए संभव हो पाया। अशोक बजाज जी, अशोक बजाज जी, कांग्रेस कह रही है कि आज राष्ट्रपति को तो बीजेपी नरेंद्र इसीलिए मोदी है झूला क्योंकि झूला रहे नेहरू थे। जी की वजह से। ऐसे झूला झूला रहे थे चाइना के राष्ट्रपति को नरेंद्र मोदी जी। धनंजय जी सुन लीजिए, अशोक जी, चाइना के राष्ट्रपति को झूला झूला रहे थे नरेंद्र मोदी जी, देखे है ना। धनंजय जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, अशोक जी की बात पूरी होने दीजिए। अशोक जी, कांग्रेस कह रही कि नेहरू जी की वजह से आपकी पार्टी जिंदा, अगर नेहरू जी आपकी तरह करते तो बीजेपी आज देश में होती नहीं। नेहरू जी के कारण देश का बंटवारा हुआ। नेहरू जी के कारण हमारे जो सैनिक हैं सीमा में लड़ते थे अपना। नेहरू जी कारण आज आजादी से टीवी में बैठ के बोल पा रहे हो, नहीं तो अंग्रेजों का राज होता ना तो कोड़े पड़ते कोड़े। में हम लोग हारते थे। नेहरू जी ने देश को आजाद करवाया, इसलिए टीवी में बैठ के बात कर पा रहे हो। आज अगर संघीय के हिसाब से अंग्रेज होते ना तो अशोक बजाज कहाँ होता पता नहीं चलता। अंग्रेज आते और कोड़े मारते, जैसे भारतीयों को मार रहे थे उसमें संघी उनके मुखबिरी कर रहे थे। तो आज ये नेहरू जी धनंजय जी बात पूरी होने दीजिए, आप अशोक जी की बात पूरी होने नहीं दे रहे हैं। बात कर रहे हैं धनंजय जी, आप अशोक जी की बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। अगर फिरंगी होते ना धनंजय जी, रोकना चाहूंगा आपको। होते कि नहीं होते। धनंजय जी सुन लीजिए, अशोक जी की बात पूरी होने दीजिए। समर्थक संघी थे। धनंजय जी, अशोक जी की बात पूरी होने दीजिए, फिर आपका नंबर आएगा। आप ये बोलिए। नेहरू जी पे आरोप लगा रहे अपने गिरबान पर झाके। ये देश के पहले प्रधानमंत्री पे आरोप लगाने पर अपने गिरबान झाके कि इनकी कितनी अहमियत इस देश में आज। अगर नेहरू जी देश आजाद नहीं करते तो अशोक बजाज जी कहाँ होते? ये अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले संघी के नेता होते। ये अंग्रेजों के तलवे चाटते थे ना संघी, जो अंग्रेजों के यहाँ ढोल नगाड़ा बजाते थे ना। इनको तो आजादी से पीड़ा हो रही है, क्योंकि नेहरू जी लोकतंत्र की स्थापना की है। और यहाँ बैठ के अगर अशोक बजाज जी अपनी बात रख रहे हैं तो नेहरू जी के दिए लोकतंत्र के अधिकार के तहत कर रहे हैं। अगर देश आजाद नहीं होता तो पता नहीं अशोक बजाज जी कहाँ होता, धनंजय ठाकुर कहाँ होता। जी बिल्कुल, अशोक बजाज जी, एक ही परिवार ने देश को आजाद किया है, इसका मतलब है
कि नेहरू गांधी अरे परिवार जिस ने देश एक परिवार ने इस देश में कुर्बानी दी है, बता दो नरेंद्र मोदी जी के किस वंशज ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ा है? मोहन भागवत जी के किस वंशज ने देश की आजादी लड़ा है? अरे आप परिवंशज का नाम बता दो कि अशोक बजाज के फला वंशज ने, फला पूर्वज ने आजादी की लड़ाई को योगदान दिया, बता दो यहीं पे। आपके पास बताने के भी कुछ धनंजय नहीं जी, है ना। धनंजय जी अरे मुद्दे की बात होने दीजिए। धनंजय जी मुद्दे की बात होने दीजिए। लड़ाई लड़े, आजाद लड़ाई लड़े, बाबा साहब आजाद लड़ाई लड़े, इंदिरा जी ने कुर्बानी दी। अरे नरेंद्र मोदी जी के किस परिजन ने देश में कुर्बानी दिया है? धनंजय जी सुन मोहन लीजिए। भागवत के किस परिजन ने देश में कुर्बानी दी है? धनंजय जी बता सुन दो लीजिए। मेरे को। धनंजय जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। अगर अशोक नेहरू जी बजाज पे जी, आवाज उठा रहे हो गांधी परिवार में, तो अपने परिवार की हिस्ट्री आप बताओ। दोनों को रोकना चाहूंगा। अपना वरिष्ठ पत्रकार हमारे बताओ साथ कि आप गंगेश कितने द्विवेदी काम जी किए हैं। हो। धनंजय जी आपको रोकना चाहूंगा, अशोक जी आपको भी रोकना चाहूंगा। गंगेश द्विवेदी जी, आपको क्या लगता है चुनाव किस बताओ तरीके ना, से होना अशोक चाहिए, बजाज के किस और प्रणाली नेहरू से जी होना के चाहिए? बात उठा रहे हैं, तो इनके नरेंद्र मोदी के किस परिजन धनंजय जी ने रोकना जाकर चाहूंगा। आजादी गंगेश की लड़ाई द्विवेदी लड़ी? जी, बता गंगेश दीजिए यहाँ द्विवेदी पे। जी, क्या लगता है आपको प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव हो रहा है वो सही है या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहे थे वो ठीक थे? देखिए, दोनों चुनाव के अपने अपने महत्व हैं। अगर हम इसके इतिहास में जाएं जी, मेयर के, तो 1882 में ये अधिनियम बना था, नगर पालिका अधिनियम। उसके बाद ये व्यवस्था शुरू हुई थी इलेक्शन वाली, और ये एक्चुअल व्यवस्था दी गई है, इंग्लैंड की व्यवस्था रही है। इंग्लैंड ने अपने देश में शुरू किया और पूरी दुनिया इंग्लैंड का उपनिवेश थी, तो ये व्यवस्था सारी दुनिया में फैली। और आपको बता दूं कि 2000 के पहले तक, सन 2000 के पहले तक पूरी दुनिया के सारे मेयर जो है, अधिकांश जगहों पर मेयर इसी तरह से पार्षदों के चुनाव के द्वारा पार्षद दल का नेता के रूप में चुने जाते रहे हैं। वही पद्धति अपने देश में भी चलती आ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले ये पद्धति रही लगातार। यहाँ के जो लगभग मान के चलिए रायपुर नगर पालिका निगम का जो इतिहास है, उसमें पहले के सारे मेयर जो हैं 2000 के पहले के, वो पार्षद दल के नेता रहे हैं। 2000 के समय पूरी दुनिया में रिफॉर्म हुआ और इसको ये माना गया कि मेयर को, चूंकि शहरी क्षेत्र है, शहरी नागरिक अधिक जागरूक होते हैं, उसके लिए अधिक योग्य व्यक्ति चाहिए और उसको जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाना चाहिए। तो ये प्रथा वहां से शुरू हुई, खाली हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में शुरू हुई। तो उसी को अडॉप्ट किया गया और लगातार पिछले 2000 के बाद से 3 मेयर लगातार छत्तीसगढ़ में भी इलेक्टेड हुए। पहले इलेक्टेड मेयर सुनील सोनी बने थे, उसका 2 इलेक्टेड मेयर लगातार रायपुर के जो है किरणमयी नायक और उसका फिर प्रमोद दुबे, ये दोनों इलेक्टेड मेयर रहे जी। और जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने फिर वापस उस प्रथा को चेंज किया। उसमें एक मुझे लगता है कि बड़ा दोष ये लगता है, इस बात को मुझे अच्छे से याद है सुनील सोनी जी कार्यकाल में, कि जिस तरह से पावरफुल हो जाना चाहिए मेयर को, जिस तरह से चुनाव, उतना उसको पावर नहीं दिया गया है। खास तौर पे कई जगह पे अधिकारियों को मनमानी चलती है, और अगर जब सत्ता किसी दूसरी पार्टी की हो तो इस बात को लेकर हमेशा उठती थी बात। और एक ऐसे अवसर पर ही सुनील सोनी जी ने इस बात को उठाया था कि ये मेयर को कमिश्नर का सीआर लिखने का अधिकार होना चाहिए, तभी कमिश्नर को वो कंट्रोल में कर सकता है, क्योंकि कमिश्नर के पास असीमित अधिकार है। वो कई सारे ऐसे अधिकार है जो मेयर की इजाजत के बगैर, सामान्य सभा की इजाजत के बगैर वो फैसला ले सकता है, और फैसला लेता है राज्य सरकार के इशारे पे, क्योंकि अभी आईएएस होता है या राज्य सेवा का अधिकारी होगा तो राज्य सरकार के इशारे पे चलता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट इलेक्टेड मेयर के भी बनने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि जब यहाँ पर सरकार 2 बार जो कांग्रेस के मेयर बने तो सरकार भाजपा की थी। अब कांग्रेस जब आई तो उन्होंने इनडायरेक्ट पद्धति वापस अपना ली, तो उन्होंने अपने हिसाब से चीजें की और चीजों को स्मूथ चला। जैसे डबल इंजन सरकार की बात केंद्र सरकार करती है, ऐसी डबल इंजन यहाँ भी चल रहा था। तो मुझे लगता है उस दौरान काफी समर्थन भी मिला जनता का, और लगभग सारे खाली नगर नहीं, सारे यूएलबीज, अर्बन लोकल बॉडीज में सारे मेयर हो चाहे अध्यक्ष हो, सारे अधिकार जो है कांग्रेस के बने। अब इस बार फिर से अगर व्यवस्था को वापस बहाल कर रही है तो मुझे लगता है कुछ पावर भी बढ़ाने चाहिए सरकार को। इस पर भी विचार करना चाहिए कि नए सिरे से अगर इलेक्शन कर रही है मेयर्स के और अध्यक्षों के, पालिका अध्यक्षों के, पंचायत अध्यक्षों के, तो उसके पावर को भी ध्यान में रखे कि अगर उनको डायरेक्ट इलेक्ट कर रहे हैं तो उनको उससे पावर भी दिए जाए, ताकि अधिकारी नियंत्रण में रहें और किसी भी नगरीय निकाय की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। जी, गंगेश जी, समाज का भाव है। तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अशोक बजाज जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए जनता मांगे जवाब में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।